जब 195 यक्षित और वान्य का रोमांस। वन्या यक्षित की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। वहीं यक्षित वन्या के करीब आने लगा। उसने वन्या के करीब आकर उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए। वन्या दोनों के बीच दूरी बनाते हुए उसके सीने पर अपने हाथ रख देती है और यक्षित की आंखों में झांकते हुए बोली, मिस्टर सिन्हानिया, मुझे आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। यक्षित वन्या को ऊपर से नीचे तक एकटक देखने लगा। बेबी होने के बाद तो वन्या और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। अभी भी उसकी बॉडी उतनी ही फिट थी। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उसके बच्चे भी होंगे। चेहरे का ग्लो भी बहुत बड़ा हुआ था, जो यक्षित के प्यार की देन थी, वरना यक्षित से मिलने के बाद उसका चेहरा हर वक्त मुरझाया ही रहता था। वन्या के पास खुश होने की जैसी कोई वजह ही नहीं थी। उसका दिन मिसेस मंदिरा के तानों से शुरू होती और खत्म भी उसी के साथ होती। वन्या मिसेस मंदिरा के टॉर्चर से बहुत तंग आ चुकी थी और उसकी जिंदगी जैसे अपने ही घर में कैद सी बन गई थी। एक जीविका ही थी जो उसकी तकलीफें समझती थी। वन्या के पापा मिस्टर अग्रवाल की आंखों पर तो मिसेस मंदिरा ने जैसे पर्दा ही डाल दिया था। उन्हें मंदिरा की बातें सही और वन्या की गलत लगती थी, पर अब हालात कुछ और थे। अब जीतेश जी हर दिन इस गिल्ट में जी रहे थे कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वन्या की मां ने मरते वक्त उनसे आखिरी इच्छा यही तो रखी थी कि वह हर हाल में उनकी बेटी का ख्याल रखें, पर शायद वो अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा का मान रखने में सफल नहीं हुए थे। जीतेश जी को अब रियलाइज होता था कि मंदिरा की बातें मानकर न जाने उन्होंने कितना कुछ वन्या को सुनाया था। अब उन्हें उन सब का पछतावा हो रहा था, पर अफसोस वो वक्त तो गुजर चुका था जो अब वापस नहीं आने वाला था। जब जीतेश जी के दिल में ये बात आती कि उनकी बच्ची से जब टॉर्चर नहीं सहा गया तो वह घर छोड़कर चली गई। इस बीच न जाने वो कैसी रही होगी, किन किन मुश्किलों का सामना किया होगा, ये सब याद करके वो तड़प उठते थे। मंदिरा से तो जैसे उनका रिश्ता ही खत्म हो गया था, क्योंकि वन्या के घर छोड़कर जाने में मंदिरा का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि वे भी इसमें शामिल थे, पर उन्हें सच्चाई पता नहीं थी। दोनों साथ में तो रहते थे, पर अब उनके बीच बातें ना के बराबर होती थी। वन्या को याद कर करके जीतेश जी की तबीयत भी अब खराब होने लगी थी। यक्षित वन्या को अपनी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। वन्या ने आज एमरेल्ड ग्रीन कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। ज्वेलरी भी काफी कम कैरी की हुई थी, जिसमें वह बेहद ही खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। यक्षित उसके कानों की तरफ झुककर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, इतनी खूबसूरत लगने की क्या जरूरत थी वाइफी? तुम्हें देखकर मेरी नीयत डोल रही है। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वन्या के ईयरलोब को अपने होठों के बीच दबाकर उसे सक करने लगा। यक्षित की इस हरकत से वन्या के अंदर एक कपकपी छूट जाती है। वह आहिस्ते से उसके ईयरलोब को बाइट करके उससे अलग होता है तो देखता है कि वन्या का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया है। इस हालत में तो वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। यक्षित बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था। वह अपनी इंटेंस भरी निगाहों से वन्या को देख ही रहा था कि वन्या भी यक्षित के हैंडसम चेहरे में जैसे खोसी गई थी। इस बात का फायदा उठाते हुए यक्षित ने वन्या की कमर को पकड़कर उसके पूरे चेहरे पर किस करना स्टार्ट कर दिया। यक्षित की इस हरकत से वन्या खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर धीरे से यक्षित को धक्का देकर वह उससे दूर हो गई। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके वन्या को देखता है, जो अभी भी खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसते हुए बड़ी प्यारी भी लग रही थी। यक्षित उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, वाइफी शैतानी नहीं, चलो चुपचाप वापस आओ। पर वन्या ना में सिर हिला देती है और यक्षित से दूर जाने लगती है। यक्षित भी अपने कदम तेज कर देता है। थोड़ी ही देर में वह वन्या को घेर लेता है। वन्या पीछे हटते हुए बिल्कुल दीवार से चिपक जाती है और यक्षित फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से वन्या के पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लेता है। इस वक्त वन्या यक्षित के बाहों के घेरे में किसी मासूम खरगोश की तरह लग रही थी। यक्षित को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह वन्या की तरफ झुककर उसके कान के नीचे किस करते हुए बोला, वाइफी मैंने कहा था ना, तुम आज मुझसे बच नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वन्या को मौका दिए बगैर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगा। वन्या अपनी आंखें बंद करके यक्षित के गर्म होंठों को अपने होंठ पर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में वो भी इस किस में इन्वॉल्व हो गई। यक्षित और वन्या को करीब आए हुए काफी वक्त हो गया था। पहले वन्या की प्रेगनेंसी की वजह से और बाद में उसकी रिकवरी के कारण। यक्षित ने वन्या को पूरा टाइम दिया था, क्योंकि डिलीवरी के वक्त वन्या काफी कमजोर हो गई थी। उसका काफी ब्लड लॉस भी हुआ था, इसलिए यक्षित ने रिकवरी के वक्त वन्या का पूरा ध्यान रखा था। वह वन्या की बॉडी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए रिकवरी के काफी बाद भी वह वन्या के करीब नहीं आया था।
यक्षित पूरी शिद्दत के साथ वन्या को किस करने में लगा हुआ था। इस किस के जरिए वह वन्या से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। वन्या भी उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी और यक्षित का पूरा साथ भी दे रही थी। यक्षित ने वन्या को जी भर कर किस किया, ऐसा लग रहा था जैसे वह वन्या के होंठों को खा ही जाएगा। 20 मिनट की एक लंबी किस के बाद जब यक्षित को फील हुआ कि वन्या अपनी सांसों के लिए तड़पने लगी है, इसलिए उसने उसके होंठों को रिलीज कर दिया, पर वह अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वह वन्या के होंठों पर अपने होंठ रखकर ही लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वन्या भी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। जब दोनों की सांसें नॉर्मल हो गई तो यक्षित ने एक नज़र वन्या को देखा और उसके होंठों की तरफ एक बार फिर बढ़ने लगा। वन्या इस बार शर्माते हुए पीछे पलट गई। यक्षित को वन्या की इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। वह वन्या के करीब आया और उसके जुड़े को खोल दिया, जिससे उसके रेशमी बाल लहरा गए। यक्षित ने बड़े प्यार से उसके बालों को एक तरफ किया और उसके ब्लाउज की डोरियां खोलकर उसकी गोरी पीठ पर अपने गर्म होंठ फिराने लगा। यक्षित की इस मधोशी भरी टच से वन्या की पकड़ अपनी साड़ी पर कसने लगी और वह खुद में ही सिमट रही थी। यक्षित ने उसे अपनी तरफ पलटा और वन्या को अपनी बाहों में उठाकर बैक की तरफ ले जाने लगा। वन्या ने अपने दोनों हाथ सपोर्ट के लिए यक्षित की गर्दन पर लपेट दिए थे। यक्षित ने उसे बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अपने हाथों का सपोर्ट बेड पर ले रखा था ताकि वन्या पर उसकी बॉडी का वेट न पड़े। वह अपनी प्यार भरी निगाहों से वन्या को निहार रहा था। वन्या अपनी गुलाबी चेहरे के साथ अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। यक्षित उसके चेहरे की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता, फिर धीरे से उसकी बंद पलकों को भी। ऐसा करते हुए वह बारीक बारी से उसके पूरे चेहरे को चूम लेता है, सिर्फ होंठों को छोड़कर। फिर वह अपनी आंखें बंद करते हुए वन्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत प्यार से चूमने लगा। वन्या भी उसका पूरा साथ देने लगी। जब वन्या की सांसें भारी हुई तब जाकर यक्षित ने उसे रिलीज किया। वन्या ने अपनी नज़रें उठाकर एक बार यक्षित को देखा तो वह शर्म से लाल हो गई। यक्षित की आंखों में उसके लिए बेइंतहान प्यार और कभी ना खत्म होने वाला जुनून साफ साफ नजर आ रहा था, जो वन्या का दिल धड़काने के लिए काफी था। वन्या ने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका रखी थी। यक्षित वन्या के चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, जान मेरी आंखों में देखो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की वो अदा एक बार फिर से देखना चाहता था, पर वन्या ने ना में सिर हिला दिया। यक्षित ने उसे दोबारा रिक्वेस्ट किया तो वन्या ने यक्षित की आंखों में देखा और जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार दोनों करीब आ रहे थे। यक्षित वन्या के कानों की तरफ झुकते हुए बोला, वाइफी अगर तुम ऐसे ही शर्माओगी तो मैं खुद पर कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या कुछ नहीं कहती तो यक्षित वन्या के कान के पास अपने होंठ ले जाकर कुछ कहता है, जिससे वन्या की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। वहीं यक्षित अपनी प्यार भरी निगाहों से वन्या को ही देख रहा था। वन्या यक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए ब्लश करते हुए बोली, हटिए, आप बिल्कुल ही बेशरम हो गए हैं। आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं, 2 बच्चों के पापा बन गए हैं आप। अब तो सुधर जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे बारीक बारी से चूम लेता है और वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अगर सुधरने का चांस होता तो तुम इस वक्त मेरे बिस्तर पर नहीं होती वाइफी। वैसे भी आज इतने दिनों बाद तुम्हारे इस गरीब पति को अपनी बीवी से प्यार करने का मौका मिला है और तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथ आया मौका जाने दूं। हम। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह एक बार फिर वन्या के होंठों पर टूट पड़ता है। यक्षित ने आज न जाने कितनी बार उसके होंठों को चूमा होगा, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से लाल हो चुका था। इस प्यार भरी किस का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी अचानक यक्षित ने वन्या के होंठों को जोर से काट लिया, जिससे वन्या की एक जोर की आह निकल गई। वह घूर घूर कर यक्षित को देखने लगी, क्योंकि यक्षित ने बड़ी बेरहमी से वन्या के होंठों को काटा था। उसमें से खून भी आ गए थे, जिसे फील करके वन्या यक्षित को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, आप ये सब आराम से नहीं कर सकते। जानवर कहीं के जब देखो तब इन पर टूट पड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या की शिकायतें सुनकर यक्षित खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। वह वन्या को अपनी बाहों में भरकर उसे टाइट हग करते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, क्या करूं जान, तुम्हें देखते ही मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वन्या को देखते हुए उससे थोड़ा अलग होता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर वन्या एक बार फिर शर्मा जाती है। वह अपनी शर्ट निकालकर साइड में फेंक देता है। अब वन्या के सामने यक्षित की 8 पैक एब्स वाली मस्कुलर बॉडी थी, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वन्या चाहकर भी उस पर से अपनी निगाहें हटा नहीं पा रही थी।
वन्या को अपनी तरफ यूं डिजायर भरी निगाहों से देखता देख यक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह वन्या की तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हारा ही हूँ वाइफी, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये बोलकर वह वन्या के मुलायम हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपने चेस्ट पर रख देता है। वन्या को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। हालांकि उन्हें करीब आए हुए काफी वक्त हो चुका था, अब तो उनका एक बेबी भी हो चुका था, पर फिर भी जब भी यक्षित वन्या के करीब आता ये उसके लिए एक नया एहसास होता। आज भी वन्या कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। यक्षित वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी तुम जब चाहो तब मुझे देख सकती हो, छू सकती हो और भी बहुत कुछ कर सकती हो, वो भी तुम जैसे चाहो वैसे। ये बोलकर वह वन्या की तरफ अपना एक आई विंक कर देता है। वन्या यक्षित की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अपने हाथ छत से वापस ले लेती है। वह यक्षित से नजरें चुराते हुए बोली, बड़े बेशर्म हो गए हैं आप। यक्षित वन्या की नेक को चूमते हुए बोला, हाँ हो गया हूँ, पर तुम्हारे प्यार में और वाइफी ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम साथ दो तो मैं और भी बेशर्म होना चाहता हूँ। ये बोलकर वह वन्या की साड़ी का पल्लू पकड़कर उसके सीने से हटा देता है। वन्या की ब्लाउज आगे से थोड़ी डीप थी, जिसमें से उसकी अट्रैक्टिव क्लीवेज बहुत ही खूबसूरती से नजर आ रही थी। यक्षित की निगाहों की तपिश अपनी बॉडी पर पाकर वन्या शर्म के मारे यक्षित के सीने में खुद को छिपा लेती है। वन्या की इस हरकत पर यक्षित स्माइल करता है और उसे अपनी बाहों में कस लेता है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। वन्या की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस करके यक्षित रेस्टलेस फील कर रहा था, जिसके बारे में वन्या बिल्कुल बेखबर थी। जब यक्षित से कंट्रोल नहीं हुआ तो वह वन्या को अपने नीचे कर लेता है और उसके चेहरे पर झुककर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशें करता है। वह वन्या की तरफ झुककर उसके कोलर बोन्स को किस करते हुए काट लेता है। वन्या शर्माते हुए बोली, यक्षित मत कीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए वह वन्या के हाथों को अपने दिल के पास रख देता है, जो इस वक्त 100 की स्पीड से चल रहा था, जिसे वन्या भी महसूस कर पा रही थी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, महसूस करो इसे वाइफी, ये तुम्हारी करीबी से ही इतनी रफ्तार लिए हुए है, ये तुम्हें प्यार करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह नीचे झुककर वन्या के होंठों को प्यार से चूम लेता है। फिर उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, और तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम पहले कभी एक दूसरे करीब ना आए हों। ये बोलकर वह दोबारा वन्या की पूरी बॉडी को किस करने लगा। इस बार वह नहीं रुका और उसे किस करता गया। वन्या की सांसें भी अब काफी तेज हो चुकी थी। उसके हाथ यक्षित के बालों पर चल रहे थे। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित बच्चे आ जाएंगे। यक्षित वन्या के होंठों पर एक उंगली रखते हुए उसे चुप कराते हुए बोला, शशिश, हमारे नन्हे शैतानों को पता है कि इस वक्त उनके पापा उनकी मम्मा को प्यार करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने चाचू के साथ आराम से खेल रहे होंगे। इसलिए इस वक्त तुम अपना ध्यान अपने नन्हे मुंहों से हटाकर मुझ पर दो। उद्धरण चिन्ह। वन्या फिर कुछ नहीं कहती और अपनी नजरें झुका लेती है। यक्षित एक बार फिर उस पर टूट पड़ता है। उसे किस करते हुए धीरे धीरे वह वन्या के सारे कपड़े रिमूव कर देता है, फिर वह अपने कपड़े भी उतार देता है। वन्या की बॉडी के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ते हुए एक बार फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए एक हो जाते हैं। वन्या के चेहरे पर दर्द की एक लकीर खींच जाती है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जिन्हें यक्षित अपने होंठों से पी लेता है और वन्या के होंठों पर प्यार से चूमते हुए उसे कंफर्ट करता है। आज काफी समय बाद दोनों एक हुए थे। दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी। वन्या को घंटों परेशान करने के बाद यक्षित उससे अलग होता है। आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए बच्चे भी अपने चाचू के साथ आराम से खेल रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। जब 196 मिस्टर राजवंश नोज द ट्रूथ। वन्या के चेहरे पर दर्द की एक लकीर खींच जाती है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जिन्हें यक्षित अपने होंठों से पी लेता है और वन्या के होंठों पर प्यार से चूमते हुए उसे कंफर्ट करता है। आज काफी समय बाद दोनों एक हुए थे। दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी। वन्या को घंटों परेशान करने के बाद यक्षित उससे अलग होता है। आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए बच्चे भी अपने चाचू के साथ आराम से खेल रहे थे। अब आगे यक्षित वन्या से अलग होकर उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और उसकी तरफ झुकते हुए उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित को निहारने लगी। यक्षित वन्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। मैं हमेशा से एक लिटिल प्रिंसेस का डैडी बनना चाहता था, तुमने मेरा वो ख्वाब भी पूरा कर दिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के फेस पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है।
वह स्माइल करते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, थैंक यू यक्षित, मुझसे प्यार करने के लिए और इतनी खूबसूरत फैमिली देने के लिए। आपको पता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। एक छोटा सा क्यूट सा बेटा मिलेगा जो अपनी मम्मा की जान बन जाएगा। एक हंसती खिलखिलाती नन्ही सी परी मिलेगी जिसकी एक स्माइल पर हमारी दुनिया बसेगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के होठों को प्यार से चूम लेता है। सच तो ये था कि दोनों ने ही एक दूसरे को कंप्लीट किया था। वन्या के आने से पहले यक्षित सब कुछ होते हुए भी अधूरा सा था। वेद उसके जीने की वजह था। एक समय के बाद यक्षित ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि नन्हे वेद को वह उसकी माँ दे पाएगा, पर वन्या ने यक्षित की इस तकलीफ को दूर कर दी। अब वेद यक्षित का कम और वन्या का बेटा ज्यादा था। माँ बेटे का ऐसा रिश्ता तो शायद ही किसी ने देखा हो। वन्या अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी और उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। यक्षित और वन्या थोड़ी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में होते हैं। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, आपकी लिटिल प्रिंसेस को भूख लगी होगी, वो काफी देर से अपने चाचू और भाई के साथ है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या को अपनी गोद में लेकर वॉशरूम में आता है और बाथटब में टेम्परेचर सेट करके वन्या को गोद में लेकर बाथटब में लेट जाता है। उसे क्लीन करने के बाद खुद को क्लीन करता है और एक बाथरोब पहनाकर उसे कपड़े पहनने का बोल देता है। वहीं यक्षित भी चेंज करके फर्श पर पड़े कपड़े समेट लेता है और बेडशीट चेंज करके बिस्तर भी ठीक कर देता है। तभी उसे दरवाजे पर बच्चों की आवाज आती है। जैसे ही उसे अपनी लिटिल प्रिंसेस के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, वह जल्दी से दरवाजे के पास जाता है। सामने युवान बेबी को अपनी गोद में लिए हुए था। नन्ही ईशानी रो रही थी। युवान और वेद उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी बल्कि और जोर से रो रही थी। युवान और वेद यक्षित की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बना लेते हैं। यक्षित बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लेता है और उसे प्यार से चुप कराने की कोशिश करने लगा। वह नन्ही ईशानी के गालों पर प्यार से चूम रहा था। वह अपने डैडी के टच को बखूबी पहचानती थी, इसलिए यक्षित के प्यार करने पर वह चुप हो गई। फिर अपनी टिमटिमाती गोल गोल मोती जैसी आंखों से अपने डैडी की तरफ देखकर अपनी हाथों की उंगली मुंह में डाल देती है, जैसे कि वह कह रही हो, डैडी मुझे मम्मा चाहिए, बहुत भूख लगी है। यक्षित को अपनी नन्ही परी पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वह उसके माथे को प्यार से चूम कर बोला, बेटा, तुम्हारी मम्मा बस अभी आ जाएंगी। हम। वेद, जो कि अपने चाचू के पास खड़ा था, वो यक्षित के पास सोफे पर आ गया जहां वह बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में लिए हुए था। वह यक्षित के घुटने पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर नन्ही ईशानी को झांकते हुए बोला, डैडी, लगता है ईचू को भूख लगी है। ईशानी अपने भाई की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, हाँ भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे मम्मा चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी वन्या भी चेंज करके बाहर आ जाती है। युवान को शौर्य का कॉल आ गया था, इसलिए वह अपने कमरे में चला गया था। वन्या को देखते हुए बेबी प्रिंसेस अपने दोनों हाथ हवा में करके फिर से रोना शुरू कर देती है, जैसे कह रही हो, मम्मा, मुझे जल्दी 6 गोदी ले लो। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित के पास जाकर जल्दी से बेबी को अपनी गोद में ले लेती है। नन्ही ईशानी अभी भी अपना मुंह बनाकर रो रही थी। वन्या उसके छोटे छोटे गालों को प्यार से चूमते हुए बोली, मेरी नन्ही परी को भूख लगी है। वह बेबी को लेकर सोफे पर यक्षित के बगल में बैठ जाती है और उसे फीड कराने लगी। वेद वहीं अपने डैडी की गोद में बैठा हुआ था। वेद अपनी नन्ही परी के साथ खेल रहा था। दूध पीते हुए नन्ही ईशानी अपने एक हाथ से अपने भाई की उंगली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वह बार बार अपनी प्रिंसेस को परेशान करने के लिए अपने हाथ उससे दूर ले जाता था और खिलखिलाकर हंस रहा था। वहीं नन्ही ईशानी जब अपने भाई का हाथ नहीं पकड़ पाती तो वह दूध पीना छोड़कर फिर से रोने लगती है। वेद अपनी लिटिल प्रिंसेस को परेशान नहीं करता और जल्दी से अपने हाथ की उंगली नन्ही ईशानी के नाजुक से हाथों में दे देता है। वन्या वेद के सिर पर प्यार से किस करते हुए बोली, मेरा समझदार बच्चा। फिर वह अपनी नन्ही परी के गुलाबी गालों को हल्का सा खींचते हुए बोली, मेरी नन्ही शैतान। उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी जैसे अपनी मम्मा की बात समझ रही हो, वह जल्दी से ना में अपना सिर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो, मम्मा, मैं तो शैतान नहीं बल्कि अच्छी बच्ची हूँ। यक्षित अपनी प्रिंसेस का ये रिएक्शन देखकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद नन्ही ईशानी दूध पीना बंद कर देती है। वन्या समझ जाती है कि अब उसका पेट भर चुका है। लिटिल प्रिंसेस अपने डैडी को देखकर उनकी तरफ अपने दोनों हाथ कर देती है। यक्षित उसे स्माइल करते हुए अपनी गोद में ले लेता है और उसे प्यार करता है। छोटी प्रिंसेस अपने डैडी के सीने में चिपकने की कोशिश करती है, जिसे देखकर सबके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
वेद अपने पेट पर हाथ मलते हुए अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा मुझे भी बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आप डैडी के पास बैठो, मम्मा अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती है। हम। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, यच मम्मा। वन्या वेद के गालों को प्यार से चूम कर कमरे से बाहर किचन की तरफ चली जाती है। वह वेद के लिए पास्ता बनाने का सोचती है। फिर उसे याद आता है कि यक्षित को भी तो उसके हाथों का बना पास्ता बहुत अच्छा लगता है। वह यक्षित के लिए भी बनाने का सोचती है। पास्ता के रेडी होते तक यक्षित वेद और नन्ही ईशानी को बाहर गार्डन में घुमाने के लिए ले जाता है। वहां पर अनिल जी और दादाजी दोनों पहले से ही गार्डन में टहल रहे होते हैं। नन्हा वेद और नन्ही ईशानी को देखकर चैतन्य दादाजी और अनिल जी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनिल जी अपनी नन्ही पोती को अपनी गोद में ले लेते हैं और वेद को भी अपने बगल में बिठा लेते हैं। अनिल जी प्यार से नन्ही ईशानी के गालों को चूम लेते हैं। वह खुश हो जाती है और अपने बिना दांत के मसूड़े को दिखाने लगती है। फिर वह अपने बड़े भाई को देखती है जिसके सफ़ेद मोती जैसे दांत थे। ये देखकर वह कंफ्यूज्ड हो जाती है, जैसे कि वह पूछ रही हो, वेद भाई के भी दांत हैं, पर मेरे दांत क्यों नहीं हैं? बेबी प्रिंसेस का ये रिएक्शन देखकर अनिल जी खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाते और अपनी नन्ही शैतान को प्यार करते हुए बोले, राजकुमारी अभी आप बिल्कुल नन्ही सी हैं। जब आप अपने बड़े भाई जितनी हो जाएंगी ना तो आपके भी भाई की तरह दांत आ जाएंगी। आपका भाई भी जब आपके जितना था तो आपकी तरह पोपलू था। उद्धरण चिन्ह। पोपलू शब्द सुनकर नन्हा वेद खिलखिलाकर हंस पड़ता है। उसे ये वर्ड बहुत ही फनी और मज़ेदार लग रही थी। वहीं अपने भाई को हंसता देख नन्ही ईशानी भी पूरी जोर लगाकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। यक्षित जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था, वह अपने नन्हे शैतानों को हंसता देख स्माइल करने लगा। वही बच्चों की खिलखिलाहट सुनकर चैतन्य दादाजी अपनी छड़ी के सहारे उनके पास आकर बोले, क्या हो गया भाई, तीनों दादा पोता और पोती किस बात पर हंस रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वेद चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, बले दादू जब मैं ईचू जितना छोटा था तो मैं भी उछकी तले पोपलू था। ये बोलकर वह फिर से हंसने लगा। दादाजी ने वेद को अपनी गोद में बिठा लिया। वहीं नन्ही ईशानी चैतन्य दादाजी को देखकर उन्हें भी अपने बिना दांत के मसूड़े दिखाने लगी और अपने मुंह में हाथ भी डालने लगी। चैतन्य दादाजी नन्ही ईशानी के गालों को प्यार से पींच करते हुए बोले, नन्ही शहजादी, जब आप अपने भाई के जितने बड़े हो जाओगे तो आपके भी दांत आ जाएंगे। दोनों बड़े दादू और दादू अपने पोते पोती के साथ खेलते हुए छोटे बच्चे बन गए थे। यक्षित अपना कॉल अटेंड करते हुए चारों को देखकर स्माइल कर रहा था। वहीं ईशानी की निगाहें जब अपने डैडी पर पड़ी तो वह अपने बड़े दादू और भाई की तरफ देखकर अपने छोटे छोटे हाथों से डैडी की तरफ इशारा करती है और अपने छोटे से हाथ को अपने कान के पास ले जाती है, जैसे वह कह रही हो, दादू ये डैडी क्या कर रहे हैं? नन्ही ईशानी की ये क्यूट हरकतें देखकर अनिल जी और चैतन्य दादाजी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चैतन्य दादाजी ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, अनिल बेटा, जरूर हमने कोई पुण्य किया होगा, तभी तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमें पोते पोतियों के रूप में मिले हैं। अनिल जी नन्ही ईशानी के गालों से खेलते हुए बोले, हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। इनके पास बैठो तो वक्त का जैसे पता ही नहीं चलता है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ मुंबई का एक विला। यह विला दिखने में काफी शानदार और लग्जरियस था। खूबसूरत गार्डन और पूल, सारी चीजें विला की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। ये विला वैदिक राजवंश का विला था, जो अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया आया था। विला के लिविंग एरिया में वैदिक अपने डैड नैतिक राजवंश के साथ बैठा हुआ था। लिविंग एरिया में काफी शांति छाई हुई थी। सामने कॉफी टेबल पर 2 ब्लैक कॉफी रखी हुई थी। लिविंग एरिया की चुप्पी को तोड़ते हुए वैदिक अपने डैड मिस्टर राजवंश से बोला, यू आर राइट डैड। अनिल राय सिन्हानिया की बेटी युविका जिंदा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह उन फोटोग्राफ्स को जिसे उसने चुपके से अपने असिस्टेंट से निकलवाया था वो अपने डैड को दिखाने लगा। फोटो देखकर मिस्टर राजवंश की निगाहें बिल्कुल सर्द हो गई। वह वैदिक की तरफ देखते हुए बोले, पर यह कैसे हो सकता है? मुझे तो उस औरत ने यही कहा था कि अनिल की वाइफ मालविका और उसकी प्यारी बेटी युविका का किस्सा खत्म हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। वैदिक सामने की तरफ देखते हुए बोला, ये भी तो हो सकता है ना कि उस हादसे में सिर्फ मिसेस सिन्हानिया की ही मौत हुई हो, उनकी बेटी युविका की जान बच गई हो। मिस्टर राजवंश कुछ सोचते हुए बोला, उस इंसिडेंट को तो कई साल बीत गए हैं। इतने सालों तक वो लड़की कहाँ थी? मेरे रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग उसे पिछले कई सालों तक सिन्हानिया फैमिली के साथ नहीं देखा गया है। उद्धरण चिन्ह। वैदिक अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला,
डैड, हो सकता है कि ये लड़की उस औरत के कब्जे में हो। आप जानते हैं ना कि वो कितनी गिरी हुई है। पैसों के लालच में वो किसी भी हद तक गिर सकती है। अपने बेटे की बातें सुनकर मिस्टर राजवंश गहरी सांस लेते हैं। यहाँ बात मिसेस त्रिशा की ही हो रही थी। वो शख्स मिस्टर राजवंश ही था जिसने पूरी सिन्हानिया फैमिली को तबाह करने की प्लानिंग की थी, पर यक्षित की वजह से हर बार फेल रहे थे। फिर उन्होंने इस काम के लिए मिसेस त्रिशा को चुना। वह तो पहले से ही एक गिरी हुई औरत थी। पैसों के लालच में आकर वह ये काम करने को तैयार हो गई, क्योंकि इससे उसे दो फायदे थे। एक तो मिस्टर राजवंश से भी उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा और दूसरी तरफ यक्षित की कभी ना खत्म होने वाली प्रॉपर्टी की मालकिन भी वो बन जाएगी। पर अफसोस ऐसा हो ना सका। पहले ही उसका भांडा फूट गया। मिसेस त्रिशा इतनी गिरी हुई औरत थी कि उसने अपने 2 बच्चों के बावजूद भी पैसों की लालच में मिस्टर राजवंश के बिस्तर पर भी जा चुकी थी। मिस्टर राजवंश भी अयाश किस्म का आदमी था। मिस्टर राजवंश को भी लग रहा था कि वो औरत जिस शातिर बुद्धि की यक्षित का उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यक्षित की टीम इतने सालों तक उसके पीछे पड़ी थी, पर वह नाकामयाब ही रही थी। पर मिसेस त्रिशा यक्षित की खतरनाक निगाहों से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाए। वही वैदिक अपने डैड और मिसेस त्रिशा के नाजायज संबंध के बारे में नहीं जानता था। उसे बहुत बार डाउट भी हुआ था, पर उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उसे भी तो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का पोजीशन हासिल करना था, पर यक्षित की वजह से उसका ये सपना अधूरा ही रह गया था। इसलिए वह यक्षित को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझता था। मिस्टर राजवंश वैदिक की बातों पर गौर करते हुए बोले, हम तुम सही कह रहे हो। उस औरत ने ही अनिल की बेटी को अपनी कैद में रखा होगा, इसलिए वह आज यक्षित राय सिन्हानिया के कब्जे में होगी। उद्धरण चिन्ह। वैदिक के माइंड में कुछ आया और वह मिस्टर राजवंश की तरफ देखते हुए बोला, डैड, आपको क्या लगता है, क्या मिसेस त्रिशा ने यक्षित को अब तक ये बताने की कोशिश नहीं की होगी कि इन सबके पीछे आप भी हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने बेटे की बातें सुनकर मिस्टर राजवंश देवल स्माइल करने लगे और बोले, बेटा, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे डैड का नाम नैतिक राजवंश है। किसी भी गेम में कदम रखने से पहले मैं उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अब जब तक मैं नहीं चाहूँगा यक्षित को ये कभी पता नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे मैं भी शामिल हूँ। और रही बात त्रिशा की, तो औरत चाहे कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो, पर जब उसकी इज्जत सबके सामने सरेआम नीलाम होने का सवाल हो तो वो अपना मुंह बंद ही रखती है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो एक मिस्टीरियस स्माइल पास करते हैं। वैदिक को उसके डैड की बातें सिर के ऊपर से जा रही थी, पर फिर भी उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह अपने डैड की शातिर बुद्धि का डेमो पहले भी देख चुका था। कुछ सोचते हुए वैदिक बोला, डैड, आप अनिल राय सिन्हानिया और उनकी पूरी फैमिली से इतना नफरत क्यों करते हैं? आपने मुझे आज तक इस बारे में नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे का सवाल सुनकर मिस्टर राजवंश मिस्टीरियस स्माइल पास करने लगे। वैदिक के लिए उसके डैड के बिहेवियर को समझना थोड़ा मुश्किल था। उसने आज से पहले भी बहुत कोशिश की थी ये जानने की कि आखिर अनिल राय सिन्हानिया और पूरी सिन्हानिया फैमिली के पीछे उनकी इस बेइंतहा नफरत की दास्तां क्या है। टू बी कंटिन्यूड।